दिलराज एक नामी रियल एस्टेट टाइकून था, जिसका साम्राज्य शहर के सबसे ऊंचे कांच के टावरों में फैला हुआ था। बाहर से देखने पर वह पत्थर का बना हुआ लगता था। उसकी आंखें तीखी, कद 6 फीट और व्यक्तित्व में ऐसा खौफ था कि बड़े बड़े बिल्डर उससे नजरें मिलाने से कतराते थे। वह अपने गुस्से और बेबाकी के लिए मशहूर था, लेकिन यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू था। उसके दिल के दरवाजे केवल 3 लोगों के लिए खुले थे। उसके दोस्त, जो हमेशा उसके साथ एक आलीशान फ्लैट में रहते थे। उस फ्लैट में वह अपने आलीशान बंगले की घुटन और अपनी दादी माँ की कड़वी नजरों से दूर सुकून की सांस लेता था। दूसरी ओर शहर के दूसरे कोने में एक पुरानी जर्जर हवेली थी। इस हवेली की असली मालकिन सपना थी, लेकिन कागजों पर कब्जा उसके ताऊ और ताई का था। सपना के माता पिता की मौत के बाद ये रिश्तेदार किसी गिद्ध की तरह उसकी पूरी विरासत पर बैठ गए थे। सपना के लिए यह हवेली एक सोने का पिंजरा नहीं, बल्कि एक असली जेल थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उसे अपनी ताई की कर्कश आवाज सुनाई देती, जो दिन भर काम का बोझ डालने और उसे नीचा दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सपना के दिन की शुरुआत रसोई के धुएं और अपमान के घूंट से होती थी। वह एक शांत, डरी हुई लड़की थी, जिसकी आंखों में हसरतें तो थी, लेकिन उन्हें दबाने की आदत उसे पड़ चुकी थी। ताऊ और ताई उसे नौकरानी से बदतर समझते थे और वह अपनी दादी के कमरे में जाकर ही चैन की सांस ले पाती थी, जो खुद बिस्तर से उठने में असमर्थ थी। सपना को कॉलेज जाने की अनुमति तो थी, लेकिन घर लौटते ही उसे फिर से उस नरक में लौटना पड़ता था, जहां उसके अपने ही खून के रिश्ते उसे उसकी ही संपत्ति में पराई बना चुके थे। एक तरफ दिलराज था, जिसके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह अपनों से दूर भाग रहा था। और दूसरी तरफ सपना थी, जो अपने ही घर में अपनों की कैद में घुट रही थी। दोनों की दुनिया अलग अलग थी, दोनों की तकलीफें अलग अलग थी, लेकिन नीति कुछ और ही तय कर चुकी थी। उस दिन शहर के एक पुराने इलाके में चल रहे एक विवादित प्रोजेक्ट के सिलसिले में दिलराज को खुद अपनी टीम के साथ वहां पहुंचना था। वह अपनी महंगी गाड़ी से उतरा। उसका कोट हवा में लहरा रहा था और उसके कदम जमीन पर एक हुक्मरान की तरह पड़ रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसी इलाके की गलियों में पुरानी हवेली की खिड़की से कोई उसे देख रहा है। उस दिन दिलराज अपनी कंपनी के एक नए प्रोजेक्ट के लिए उस इलाके के मुआवने पर निकला था, जहां सपना की हवेली स्थित थी। प्रोजेक्ट की साइट पर काम रुकवाकर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भीड़-भाड़ वाली गलियों के बीच से गुजरने लगा। उसकी गाड़ी उस पुरानी हवेली के सामने आकर रुकी, जहां अचानक एक तेज शोर हुआ। हवेली का मुख्य दरवाजा झटके से खुला और सपना हाथ में चाय की ट्रे लिए बाहर निकली। शायद वह ताऊ के लिए चाय लेकर आई थी। जैसे ही सपना ने दहलीज पार की, उसका पैर वहां बिखरे हुए किसी पुराने कॉलिन के कोने में फंस गया। संतुलन बिगड़ते ही वह लड़खड़ा गई और गरम चाय की ट्रे उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिरी। उबलती हुई चाय के कुछ छींटे उसके हाथ पर पड़े, जिसे वह दर्द से चीख उठी। हवेली के बरामदे में ही ताऊ और ताई बैठे थे। चाय गिरते देख ताई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपनी जगह से उछलकर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, अरे सत्यानाश कर दिया! आंखें फूट गई है क्या तेरी? सुबह सुबह इतना नुकसान! तुझे पालना हमारे लिए एक सजा बन गया है। ताऊ भी गुस्से से आग बबूला होकर सपना की ओर बढ़े। उन्होंने जमीन पर गिरे हुए टूटे हुए कप के टुकड़े उठाए और बेरहमी से सपना के उसी हाथ पर रगड़ दिए, जिस पर चाय गिरने से छाला पड़ गया था। वे अपने दांत पीसते हुए दहाड़े, क्या समझती है खुद को? हमारे टुकड़ों पर पलती है और काम ऐसा करती है।
कि बस गुस्सा ही आए। एक कप चाय नहीं संभलती तुझसे। सपना दर्द और शर्मिंदगी से रोने लगी। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस अपने हाथ को सहलाते हुए सिर झुकाकर वहां खड़ी रही। वह सब कुछ चुपचाप सहने की आदी हो चुकी थी। उसी वक्त गेट के बाहर खड़ा दिलराज यह सब देख रहा था। उसे लगा था कि वह एक आम रईस ज्यादा है जो बिजनेस की दुनिया के पेच जानता है, लेकिन किसी बेबस लड़की के साथ हो रहा यह अमानवीय व्यवहार देखकर उसके अंदर का इंसान जाग उठा। उसे गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा जो उसने आज तक केवल अपने बिजनेस राइवल्स पर दिखाया था। उसने देखा कि कैसे उस कमजोर लड़की को उसके ही अपने लोग किसी जानवर की तरह प्रताड़ित कर रहे थे। दिलराज के हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। उसने वहीं से सपना को देखा, उसकी आंखों में मौजूद उस डर को जो कहीं न कहीं दिलराज को अपने अतीत की घुटन की याद दिला गया। वह समझ गया कि इस हवेली के पीछे कोई बहुत गहरा और काला सच छिपा है। दिलराज ने उस घटना के बाद से सपना का पीछा करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक साये की तरह। उसने अपने दोस्तों विहान और अंश को उस इलाके में छोटी छोटी जासूसी के लिए लगा दिया था। उसे पता चला कि सपना उस हवेली की इकलौती वारिस है, लेकिन ताऊ और ताई ने उसे एक बंधुआ मजदूर बनाकर रखा है। अगले कुछ दिनों तक दिलराज अक्सर उसी रास्ते से गुजरता, बस एक झलक पाने के लिए। एक शाम सपना कॉलेज से अकेली लौट रही थी। वह थोड़ी गुमसुम थी। शायद उस रोज की मार के बाद उसे बाहर निकलने की इजाजत भी बड़ी मुश्किल से मिली थी। वह हवेली के पास एक छोटे से पार्क के कोने में रुकी और एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सांस लेने लगी। उसे नहीं पता था कि कुछ ही दूरी पर एक महंगी गाड़ी रुकी है और उसमें से दिलराज उतर रहा है। दिलराज ने अपना हुलिया बदल लिया था। उसने एक साधारण शर्ट पहनी थी। कोई गार्ड्स साथ नहीं थे। वह धीरे से सपना के पास पहुंचा। सपना ने जैसे ही उसे देखा वह डर से सहम गई। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसे फिर से किसी डांट का डर हो। दिलराज उसके पास बैठ गया, लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर। उसने बहुत ही कोमल आवाज में पूछा, क्या हाथ में अब भी दर्द है? सपना की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। उसने धीरे से सिर हिलाकर नहीं कहा। दिलराज ने अपनी जेब से एक छोटा सा मेडिकल ऑइंटमेंट निकाला और उसे सपना की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह रख लो। घाव पुराना हो या नया, उसे वक्त पर दवा ना मिले तो वो टीस देता रहता है। सपना ने हिचकिचाते हुए दवा ली। उसकी नजरें दिलराज के चेहरे पर टिकी थी। उसने आज तक किसी अनजान को उसके प्रति इतना नरम नहीं देखा था। दिलराज ने मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखा, जैसे वह बहुत सामान्य बात कर रहा हो। मैं अक्सर इस रास्ते से गुजरता हूँ। तुम्हें हमेशा उदास देखता हूँ। कभी मुस्कुरा कर भी देखो। तुम पर यह उदासी अच्छी नहीं लगती। सपना ने पहली बार किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। उस शाम हवा ठंडी थी, लेकिन सपना को पहली बार किसी के करीब होने से गर्मी महसूस हुई। न उसमें कोई वादा किया, न दिलराज ने कोई बड़ी बात कही। बस वह खामोशी में ही एक दूसरे के करीब आने लगे थे। जाते जाते दिलराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सपना उसे ही देख रही थी। उस दिन के बाद उस पार्क की बेंच, वह खामोशी और दिलराज की वह कोमल नजरें सपना की जिंदगी का सबसे खूबसूरत कोना बन गई। हर दिन की वह छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे उस कड़क दिलराज के सीने में भी एक अजीब सी धड़कन पैदा कर रही थी, जिसे वह खुद भी अभी समझ नहीं पा रहा था।
अब यह मुलाकातें रोज का नियम बन गई थी। सपना के लिए वह पार्क की बेंच उसकी दुनिया का इकलौता वह कोना बन चुका था जहां उसे सांस लेने की आजादी थी। दिलराज, जो शहर का सबसे सख्त और गुस्सैल बिजनेस टाइकून माना जाता था, सपना के सामने आते ही एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाता था। वह उसके लिए कभी कोई छोटी सी किताब ले आता तो कभी कोई छोटी सी चॉकलेट। वे घंटों बैठते लेकिन बहुत कम बातें करते थे। बस खामोशी थी जो अब एक दूसरे को समझने का जरिया बन चुकी थी। एक दिन बारिश की हल्की फुहारें हो रही थी। सपना पार्क में नहीं आ पाई थी। दिलराज के लिए वह दिन बेचैनी भरा था। उसने हिम्मत जुटाई और सपना के घर के पास वाली उसी पुरानी गली में अपनी गाड़ी रोकी। जैसे ही सपना पानी भरने के लिए बाहर निकली, वह दिलराज को वहां देखकर ठिठक कर रुक गई। उसकी आंखों में डर और हैरानी का मिला जुला भाव था। दिलराज ने गाड़ी से उतरकर उसके पास जाकर धीरे से कहा, आज तुम नहीं आई तो लगा शायद मौसम की मार तुम्हें रोक रही है। सपना ने नीचे देखते हुए जवाब दिया, घर पर ताऊ जी ने आज काम ज्यादा दे दिया था, निकलने का मौका नहीं मिला। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर ताऊ ने देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। दिलराज ने एक पल के लिए सपना के चेहरे को निहारा, जिस पर बारिश की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। उसने सपना के पास कदम बढ़ाए और उसके माथे पर लटकी बालों की एक लट को हटाते हुए कहा, मैं तुम्हें देखने आया था। और रही बात ताऊ जी की, तो अब वो समय दूर नहीं जब तुम्हें उनकी इन धमकियों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपना को उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई और सुरक्षा का एहसास हुआ। उसने अपना सिर दिलराज के कंधे के करीब थोड़ा झुकाया। वह जानती थी कि यह रिश्ता किसी भी सामाजिक दायरे से बाहर है, लेकिन इस वक्त उस मूसलाधार बारिश में सपना को पहली बार यह महसूस हो रहा था कि कोई है जो उसका सहारा बनने के लिए तैयार है। दिलराज ने सपना का हाथ अपने हाथों में लिया, वह हाथ जिस पर ताऊ जी की दी हुई चोट के निशान अभी भी हल्के बाकी थे। उसने धीरे से उन निशान को छुआ और वादा किया, अगली बार ये निशान किसी और का नहीं बल्कि मेरी दी हुई खुशियों का होगा। सपना ने सिर्फ अपनी आंखें मूंद ली और उस पल को जी लिया, क्योंकि उसे पहली बार लगा था कि वह अकेली नहीं है। उस रात घर के उस नरक में भी सपना के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी, जो दिलराज के साथ बिताए उन चंद पलों की याद दिला रही थी। सपना की जिंदगी में दिलराज का आना एक ठंडी हवा के झोंके जैसा था, लेकिन हवेली की चार दीवारी के अंदर का वातावरण और अधिक जहरीला होता जा रहा था। ताऊ और ताई को अब शक होने लगा था कि सपना बदल गई है। वह अक्सर खोई खोई रहती है और उसकी आंखों में जो डर पहले दिखाई देता था, अब उसकी जगह एक अजीब सी चमक ने ले ली थी। एक दिन ताई ने सपना को हवेली के पीछे वाले बगीचे में छुपकर फोन पर किसी से मुस्कुराकर बात करते हुए देख लिया। हालांकि वह देख नहीं पाई कि सपना किससे बात कर रही है, लेकिन उसका शक पक्का हो गया। उस रात हवेली में तूफान आने वाला था। रात के खाने की मेज पर ताऊ ने अपनी आवाज गूंजते हुए पूछी, आजकल बहुत पंख निकल रहे हैं तेरे सपना, किससे मिल रही है तू? याद रखना, तेरी औकात सिर्फ इस हवेली के कामों तक सीमित है। सपना कांप गई, लेकिन इस बार उसने सिर नहीं झुकाया। उसने धीमे स्वर में कहा, ताऊ जी, मुझे भी जीने का हक है। ताऊ ने अपनी प्लेट जोर से मेज पर पटक दी और सपना की ओर झपटे। ताई ने उसके बाल पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। जीने का हक? तू हमारी रोटियों पर पल रही है और हमारी ही नजर बचाकर आवारागर्दी कर रही है। उन्होंने धमकी दी,
कि अगर कल से सपना ने कॉलेज जाना या बाहर निकलना बंद नहीं किया तो वे उसे हमेशा के लिए कमरे में कैद कर देंगे और उसका कॉलेज का एडमिशन भी रद्द करवा देंगे। सपना उस रात फूट फूट कर रोई। उसे लगा कि वह दिलराज को मुसीबत में डाल देगी। उसने तय किया कि अब वह दिलराज से नहीं मिलेगी। अगले दिन वह पार्क की बेंच पर नहीं गई। इधर दिलराज घंटों उसका इंतजार करता रहा। जब सपना नहीं आई तो उसकी बेचैनी पागलपन में बदलने लगी। वह समझ गया कि मामला सिर्फ देरी का नहीं है बल्कि कुछ बुरा हुआ है। उसने तुरंत विहान को फोन लगाया। विहान, मुझे उस हवेली की हर एक हलचल की रिपोर्ट चाहिए। अगर उस लड़की की आंखों में एक आंसू भी गिरा तो मैं उस हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। दिलराज का चेहरा अब उस प्यार से बदल गया था जो पिछले कुछ दिनों में पनपा था। अब वह एक शिकारी की तरह हो गया था जिसे पता था कि उसे अपना शिकार नहीं बल्कि अपनी हिफाजत करनी है। उसने अपनी गाड़ी का रुख सीधे उस पुरानी हवेली की ओर मोड़ लिया, यह जानते हुए भी कि वहां जाना उसके और सपना के रिश्तों के लिए एक बड़ा धमाका साबित हो सकता है। रास्ते में उसने अपना फोन निकाला और अपने वकील को निर्देश दिया कि वह उस हवेली के मालिकाना हक के सारे कागजात अभी के अभी उसके सामने लेकर आए। वह अब और इंतजार करने वाला नहीं था। सपना उस दिन कॉलेज नहीं गई। वह अपने कमरे के कोनों में दुबकी हुई थी। उसके चेहरे पर ताऊ की दी हुई एक थप्पड़ की लालिमा साफ दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह दिलराज से अब कभी नहीं मिलेगी ताकि वह सुरक्षित रहे। उसे लगा कि वह अपनी किस्मत की लकीरें खुद नहीं बदल सकती। इधर दिलराज का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने हवेली के बाहर अपनी गाड़ी रोकी। उसे परवाह नहीं थी कि कौन देख रहा है या क्या समाज कहेगा। उसने हवेली का दरवाजा जोर से धकेला और अंदर दाखिल हुआ। ताऊ और ताई जो अभी भी सपना को धमका रहे थे, अचानक अपने सामने शहर के सबसे ताकतवर शख्स दिलराज को देखकर सकपका गए। दिलराज की आंखों में वह खौफनाक चमक थी जिसे देखकर बड़े बड़े बिल्डरों के पसीने छूट जाते थे। उसने सीधे ताऊ के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ा और उन्हें दीवार से सटा दिया। ताई चिल्लाने लगी लेकिन दिलराज के साथ आए दो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें चुप करा दिया। तुमने इस लड़की को क्या समझ रखा है? दिलराज की आवाज गरज रही थी जो हवेली के हर कोने में गूंज उठी। यह हवेली तुम्हारी नहीं है, यह सपना की है और अब इस घर के मालिक तुम नहीं। मैं तय करूंगा कि यहाँ कौन रहेगा। सपना जो सीढ़ियों पर खड़ी होकर यह सब देख रही थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने दिलराज को पहली बार एक रक्षक और योद्धा के रूप में देखा था। दिलराज ने जेब से कुछ कानूनी दस्तावेज निकाले और मेज पर फेंक दिए। ये सारे कागज साबित करते हैं कि पिछले 10 सालों से तुम लोगों ने गैर कानूनी तरीके से इस संपत्ति पर कब्जा किया है। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना पुलिस और हवालत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ताऊ और ताई के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें यकीन नहीं था कि कोई इतनी दूर जाकर सपना के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है। दिलराज ने सपना की ओर मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर गुस्से के बाद एक अजीब सा सुकून था। उसने सपना का हाथ पकड़ा और उसे हवेली के उस घुटन भरे माहौल से बाहर खींच लाया। उस वक्त सपना को लगा कि उसका नया जन्म हुआ है। वह जान गई थी कि दिलराज सिर्फ राहगीर नहीं बल्कि उसकी तकदीर का वह हिस्सा है जिसे ऊपर वाले ने उसकी रक्षा के लिए ही भेजा था।
बाहर आकर दिलराज ने सपना को अपनी गाड़ी की ओर इशारा किया और बिना एक शब्द कहे वे दोनों उस नर्क को पीछे छोड़कर एक नई मंजिल की ओर बढ़ चले। हवेली से निकलने के बाद दिलराज सपना को लेकर सीधे अपने आलीशान फ्लैट पर पहुंचा। सपना के लिए यह एक दूसरी दुनिया थी, साफ सुथरी, शांत और सुकून से भरी। यहाँ का हर कोना दिलराज के व्यक्तित्व की तरह व्यवस्थित था। उसने सपना को सोफे पर बिठाया और खुद उसके लिए पानी लेने चला गया। सपना के मन में सवालों का तूफान था। उसने डरते हुए पूछा, दिलराज, आपने यह सब क्यों किया? ताऊ के पास बहुत ताकत है, वे आपको मुसीबत में डाल सकते हैं और आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? दिलराज ने पानी का गिलास मेज पर रखा और उसके सामने बैठ गया। उसकी सख्त आंखों में अब एक ऐसी कोमलता थी जिसे वह अब और नहीं छुपाना चाहता था। उसने धीरे से कहा, सपना, जिस दिन मैंने तुम्हें उस सड़क पर गिरते हुए देखा था, मुझे लगा कि जैसे कोई मेरी अपनी रूह का हिस्सा टूटकर बिखर गया हो। मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान हो सकता हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैं भी अपनों के बीच अकेला था। तुम्हारी वो बेबसी, उसने मुझे आईना दिखाया कि हम बाहर से चाहे जितने मजबूत दिखे, अंदर से हम सब एक जैसी ही सुरक्षा तलाश रहे होते हैं। सपना उसकी बात सुनकर सन्न रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दिलराज ने न सिर्फ उसकी जायदाद बचाई, बल्कि उसे एक इंसान के रूप में पहचाना है। इसी बीच सपना को कमरे में रखे हुए कुछ फोटो फ्रेम दिखे। उसने पास जाकर देखा तो वे दिलराज और उसके 3 दोस्तों विहान, अंश और तरुण की तस्वीरें थीं। तभी विहान और अंश कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखकर सपना घबरा गई, लेकिन दिलराज ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत सपना, ये वे लोग हैं जो मेरी ताकत हैं। विहान और अंश ने ही पिछले कुछ दिनों में ताऊ जी की हर गैर कानूनी गतिविधियों का कच्चा चिट्ठा तैयार किया था। उन्होंने ही मुझे बताया था कि ताऊ जी तुम्हारी संपत्ति के कागजात फर्जी तरीके से अपने नाम करने की योजना बना रहे थे। सपना की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ भी हुआ वह महज एक इत्तेफाक नहीं था। यह दिलराज की सोची समझी कोशिश थी, उसे उस नर्क से आजाद करने की। दिलराज ने धीरे से सपना का हाथ पकड़ा और बोला, सपना, आज के बाद ना कोई डर होगा, ना कोई पाबंदी। अब तुम वही करोगी जो तुम्हारा दिल कहेगा। उसी पल सपना को यह समझ आ गया कि दिलराज ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली है, बल्कि उसे जीने का मकसद भी दिया है। दोनों के बीच एक अनकही समझदारी का रिश्ता और गहरा हो गया था, जिसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। हवेली से आजाद होने के बाद सपना की जिंदगी में सुकून तो आया, लेकिन वह अभी भी अपनी पुरानी आदतों और डर से पूरी तरह नहीं निकल पाई थी। दिलराज ने उसे अपने फ्लैट में एक अलग कमरा दिया था, जहां वह अपनी मर्जी से रह सकती थी, लेकिन सपना अक्सर रात को डरकर जाग जाती थी। उसे लगता था कि कहीं फिर से ताई की कर्कश आवाज उसे डराने के लिए न आए। एक रात सपना को बालकनी में खड़े होकर पुराने दिनों के बारे में सोचते हुए देख दिलराज उसके पास आया। उसने धीरे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। सपना ने झटके से पीछे देखा, लेकिन दिलराज की आंखों में देखकर वह शांत हो गई। दिलराज ने धीमी आवाज में कहा, सपना, कल का सूरज तुम्हारे लिए एक नई आजादी लेकर आएगा। वे लोग अब कानूनी शिकंजे में हैं और उन्हें तुम्हारी परछाई तक छूने की हिम्मत नहीं होगी। तुम आजाद हो। सपना ने उदास मुस्कान के साथ कहा, आजादी तो मिल गई दिलराज, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा
कि अब आगे क्या। मैंने तो सिर्फ कैद काटना सीखा है, जिंदगी जीना नहीं। दिलराज ने उसके करीब आकर एक वादा किया, जिंदगी जीना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कल हम बाहर चलेंगे, दुनिया देखेंगे। तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन दिलराज उसे शहर के उन खूबसूरत हिस्सों में ले गया जहां सपना ने कभी जाने की कल्पना भी नहीं की थी। उसने सपना को अच्छे कपड़े पहनाए, उसे अपने पसंदीदा कैफे में ले गया और पहली बार उसे एक ऐसी लड़की की तरह महसूस कराया जो किसी की संपत्ति नहीं बल्कि खुद की मालिक है। सपना को लगा जैसे वह एक बंद दरवाजे से निकलकर किसी खुले आसमान के नीचे आ गई है। लेकिन इस सफर में एक मोड़ तब आया जब दिलराज के बिजनेस की एक बड़ी मीटिंग का बुलावा आया। उसे एक बेहद जरूरी डील साइन करने जाना था। उसने सपना से कहा, तुम यहीं रुको, मैं बस 1 घंटे में वापस आता हूँ। सपना ने उसे जाते हुए देखा और महसूस किया कि उसे दिलराज की मौजूदगी की आदत होने लगी है। उसके जाने के बाद उसे एक अजीब सी खालीपन महसूस हुई। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि उसकी आजादी की डोर अब दिलराज के साथ जुड़ गई है। वह अब बस एक आजाद लड़की नहीं थी, वह उस व्यक्ति के दिल का एक हिस्सा बन चुकी थी जो दुनिया के लिए पत्थर था लेकिन उसके लिए एक मखमली एहसास। उसी शाम जब दिलराज लौटा तो सपना ने पहली बार उसे खुद के करीब आने दिया। उसने अपने हाथ उसके हाथों में थमा दिया। उस छोटे से स्पर्श में एक बड़ा इकरार था, एक ऐसा रिश्ता जो अब नफरत और गुलामी के काले सायों से कोसों दूर था, प्यार की रोशनी में पल्लवित होने लगा था। सपना अब दिलराज के फ्लैट में एक मेहमान की तरह नहीं बल्कि उस घर की जान बन चुकी थी। विहान, अंश और तरुण भी सपना को अपनी छोटी बहन मानने लगे थे, जो उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हर छोटी कोशिश करते रहते थे। लेकिन सपना के मन में अभी भी एक द्वंद्व था। उसे लगता था कि वह दिलराज की दुनिया का हिस्सा बनने के काबिल नहीं है। दिलराज एक बड़ा बिजनेसमैन है और वह एक साधारण लड़की जिसे उसने सिर्फ दया खाकर अपनाया था। एक शाम जब सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, सपना बालकनी में बैठी पेंटिंग कर रही थी। दिलराज अचानक वहां आया और चुपचाप उसे देखने लगा। उसे सपना की यह सादगी और उसकी आंखों की मासूमियत से प्यार हो गया था। उसने धीरे से पूछा, क्या सोच रही हो? फिर से वही पुरानी बातें या कुछ नया? सपना ने और धीमी आवाज में कहा, दिलराज, क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपकी जिंदगी में एक बोझ की तरह हूँ? आपने मुझे एक नर्क से निकाला, मुझे रहने की जगह दी, मेरी हिफाजत की, पर क्या आप मेरी वजह से अपनी आजादी खो नहीं रहे? दिलराज ने सपना के हाथ से ब्रश लेकर उसे नीचे रखा और उसके करीब आ गया। उसने सपना की नजरों में सीधे देखते हुए कहा, आजादी? सपना, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैंने पहली बार अपनी बनाई हुई 4 दीवारी को खुद तोड़ना शुरू किया है। तुम बोझ नहीं, मेरी उस सुकून की तलाश हो जो मुझे दुनिया की भीड़ में कहीं नहीं मिली। सपना का दिल जोर से धड़कने लगा। दिलराज ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया, एक ऐसा सुरक्षा घेरा जो उसे दुनिया की हर मुसीबत से दूर रख सकता था। उस पल में न कोई ताऊ का डर था, न कोई अतीत की घुटन, सिर्फ एक दूसरे की धड़कनें थी जो एक दूसरे के लिए ही धड़क रही थी। तभी विहान वहां से गुजरा और हंसते हुए बोला, भाई, कम से कम बाहर तो देख लो, सूरज डूब रहा है। सपना शर्म से लाल हो गई और दिलराज के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया।
दिलराज ने हंसते हुए विहान की तरफ इशारा किया, पर उसके चेहरे पर जो संतोष था वह साबित कर रहा था कि उसे अब अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था। सपना जान गई थी कि दिलराज का प्यार किसी बड़े वादे का मोहताज नहीं, बल्कि छोटे छोटे लम्हों में छिपा है, जो दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। सपना और दिलराज की बढ़ती नजदीकियों की खबर शहर के उस कोने तक भी पहुंच गई, जहां ताऊ और ताई कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए छिपकर रह रहे थे। ताऊ, जो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे, उन्हें लगा कि अगर सपना और दिलराज का रिश्ता पक्का हो गया तो संपत्ति पर उसका आखिरी दावा भी खत्म हो जाएगा। एक दिन जब दिलराज अपनी कंपनी की एक बड़ी डील के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, ताऊ ने एक चाल चली। उन्होंने सपना के एक पुराने कॉलेज दोस्त के जरिए उसे संदेश भिजवाया कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है और वे हवेली में अकेली मर रही है। सपना, जो अपनी दादी से बेहद प्यार करती थी, इस खबर से घबरा गई। बिना दिलराज को सूचित किए उसने विहान या किसी को भी बताने का जोखिम नहीं लिया और तुरंत उसी पुरानी हवेली की ओर दौड़ पड़ी। हवेली पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि यह एक जाल था। जैसे ही वह अंदर गई, ताऊ और ताई ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था और हवेली के पुराने गलियारे डरावने लग रहे थे। ताऊ सामने से निकल कर आए। उनकी आंखों में वह पुराना गुस्सा और लालच था। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, ताऊ ने दहाड़ते हुए कहा। अब तुम यहाँ से तब तक नहीं निकलोगी जब तक तुम इन कागजों पर दस्तखत नहीं कर देती कि तुम अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर रही हो और इस अमीर बिजनेसमैन से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ रही हो। सपना का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह डरी नहीं। उसने मजबूती से जवाब दिया, आप कानून से नहीं बच सकते ताऊ जी। दिलराज मुझे ढूंढ लेंगे और आप सब फिर से जेल जाओगे। ताई हंसते हुए आगे बढ़ी, तुम्हारे दिलराज के पास अब खुद को बचाने का समय नहीं होगा। हमने उसके बिजनेस के खिलाफ एक ऐसी अफवाह फैलाई है जो उसके कैरियर को मिट्टी में मिला देगा। सपना ने महसूस किया कि ताऊ ने उसे एक बड़ी साजिश में फंसाने की कोशिश की है। हवेली का वह कमरा जो कभी उसकी कैदगाह था, आज फिर से उसे डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार सपना अकेली नहीं थी। उसे दिलराज की वो आवाज याद आई, तुम अकेली नहीं हो। उसने अपनी हिम्मत जुटाई, अपनी जेब से फोन निकाला और चुपके से दिलराज को अपनी लोकेशन भेज दी। उसे पता था कि दिलराज कहीं भी हो, वह उसे लेने जरूर आएगा। हवेली के उस सन्नाटे में अब केवल सपना के हौसले की गूंज थी। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन बाहर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जैसे ही दिलराज को सपना की लोकेशन का पता चला, उसका खून खौल उठा। उसने अपनी मीटिंग बीच में ही छोड़ दी और सीधे अपनी गाड़ी उस हवेली की ओर मोड़ ली। उसके साथ विहान और उसकी टीम भी पूरी तैयारी के साथ थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। उसके लिए इस वक्त सपना की सुरक्षा ही एकमात्र प्राथमिकता थी। इधर हवेली के अंदर ताऊ ताई सपना को कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहे थे। ताई की आवाज में तीखापन था, लिख दे सपना, ये तेरी भलाई में है। अगर तूने साइन नहीं किए तो आज यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन होगा। सपना ने उन्हें एक सीधी चुनौती दी, आप मुझे डराकर मेरी जायदाद तो ले सकते हैं, लेकिन मेरा आत्मसम्मान कभी नहीं छीन पाएंगे। और याद रखिए, जिसका साथ मेरे पास है उसका मुकाबला करने की ताकत आप लोगों में नहीं है। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी और दरवाजा टूटकर अंदर गिर गया।
ताऊ और ताई चौंक कर पीछे मुड़े। वहां दिलराज खड़ा था। उसकी आंखों में आग और चेहरे पर मौत सा खौफ था। उसने कमरे में कदम रखा और एक ही झटके में ताऊ को कॉलर से खींच लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? दिलराज की आवाज में इतना कंपन था कि हवेली की दीवारें कांप उठी। उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया और पलक झपकते ही वहां पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई। ताई और ताई के सारे मंसूबे उसी पर ढेर हो गए। उन्होंने जिन फर्जी कागजों को बनाया था, विहान ने पुलिस के सामने उनके असली सबूत पेश किए। दिलराज ने आगे बढ़कर सपना का हाथ थामा। सपना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे डर के नहीं बल्कि राहत के थे। दिलराज ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद ये हवेली, ये लोग और ये नर्क तुम्हारे पास कभी नहीं फटकेंगे। ताऊ ताई को हथकड़ी पहना कर ले जाया जा रहा था और सपना उन्हें एक बार भी पलटकर नहीं देखना चाहती थी। उसने अपनी पूरी ताकत से दिलराज के कोट को पकड़ रखा था, जैसे वह उसे अपनी पूरी दुनिया मान चुकी हो। उस रात अंधेरी हवेली का वह नर्क हमेशा के लिए खत्म हो गया और दिलराज ने सपना को वापस अपनी सुरक्षित बाहों में ले लिया। हवेली से ताऊ ताई के हमेशा के लिए जाने के बाद सपना ने उस घर को एक अनाथालय में बदलने का फैसला किया, जहां उसे खुद कभी किसी का साथ नहीं मिला था। वह अब उस जेल से आजाद थी और सबसे बड़ी बात, वह अब दिलराज के साथ एक नई दुनिया में थी। कुछ महीने बीत गए। शहर के सबसे आलीशान गार्डन में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ था। वहां न कोई बिजनेस डील थी, न ही कोई दिखावा। वह सपना और दिलराज की नई जिंदगी की शुरुआत का जश्न था। दिलराज, जो कभी पत्थर जैसा कठोर और गुस्सैल माना जाता था, अब एक अलग ही इंसान था। उसकी आंखों की सख्ती खत्म हो चुकी थी और उनकी जगह एक गहरी संतुष्टि और प्यार ने ले ली थी। सपना ने सफेद और सुनहरे रंग का खूबसूरत गाउन पहना था और उसके चेहरे पर वह आत्मविश्वास था जो उसने खुद कमाया था। जब दिलराज ने स्टेज पर उसके सामने घुटने टेके और सबके सामने उसे अपनी हमसफर बनाने के लिए कहा, तो सपना की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने बिना किसी झिझक के अपना हाथ दिलराज के हाथों में थमा दिया। विहान, अंश और तरुण खुशी से झूम रहे थे। दादी, जो अब पूरी तरह स्वस्थ थी, उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए देख रही थी। जिस लड़की को कभी एक वक्त की रोटी के लिए ताने सुनने पड़ते थे, आज वह उस शहर के सबसे रईस और दिलदार इंसान की पत्नी बनने जा रही थी। शादी के बाद दिलराज उसे दुनिया के सबसे खूबसूरत सफर पर ले गया। हर सुबह सपना की आंखें जब खुलती तो उसे ताऊ की डांट नहीं बल्कि दिलराज का प्यार भरा चेहरा दिखाई देता था। उनका रिश्ता अब न केवल एक दूसरे का सहारा था बल्कि एक दूसरे का पूरक भी बन चुका था। दिलराज ने उसे सिखाया कि प्यार का मतलब किसी को कैद करना नहीं बल्कि उसे उड़ने के लिए पंख देना है। सपना ने अपनी पूरी विरासत और दिलराज के प्यार के साथ एक ऐसी जिंदगी जी जिसके सपने वह उस पुरानी हवेली की अंधेरी खिड़कियों से देखा करती थी। आज उसकी जिंदगी की कहानी का ऐसी शुरुआत हो चुकी थी जिसे ताउम्र याद रखा जाएगा। दोनों का साथ हमेशा के लिए अटूट हो गया और प्यार की इस जीत ने साबित कर दिया कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सच्ची मोहब्बत की एक किरण उसे हमेशा मिटा देती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।